क्लास को शुरू करते हैं। क्लास नंबर 8 है इसके हिसाब से, सॉरी क्लास नंबर 9 है, बस 2 ही क्लास है इसकी और फिर क्लास 10, उसके बाद न्यू चीज़ शुरू करेंगे। आज क्लास नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 401, इससे पहले 399 आपके डन हो चुके हैं, सॉरी पूरे 400। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। संवैधानिक अधिकार, मूल अधिकार, विधिक अधिकार एक अधिनियम के अंतर्गत या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर बनना चाहिए? सी बनना चाहिए। सर ये एक विधिक अधिकार है। वो भारत में मताधिकार एक विधिक अधिकार है, ये आपका मौलिक अधिकार या मूल अधिकार नहीं है। कैसा अधिकार है? विधिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना? 61वां, 59, 69वां, 71वां या 79वां? फटाफट बताइए। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 69। देखिए बात क्या हो रही है, प्रश्न को समझ लें। ये कह रहा है संविधान संशोधन में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली जो है नेशनल कैपिटल बना है। तो किसके अंदर ना 69वें संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली आपका नेशनल कैपिटल बना है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का 79वां संशोधन संबंधित है किससे? फटाफट बताइए किससे संबंधित है 79वां? केंद्र राज्य के संबंधों से, 2 राजनीतिक दलों की स्थापना से, मूल अधिकारों से, या लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जो आपका 79वां संशोधन है, याद रखना ये किससे संबंधित है? लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से। सही से देख लेना, 79वें संविधान संशोधन की बात यहाँ चल रही है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास, गौरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में, नौह में, अहिछत्र में या लाल किला में? प्रश्न क्लियर है। गौरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ था, तो सही आंसर है हस्तिनापुर में। कहाँ हुआ था? हस्तिनापुर में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट है 405, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? फटाफट बताइए कौन सही सुमेलित नहीं है? हड़प्पा दयाराम साहनी बिल्कुल सही है। लोथल की खोज SR राव बिल्कुल सही है। सुरकोटदा JP जोशी ये भी सही है। सही आंसर फिर होगा धोलावीरा का, यह है VK थापर जो कि नहीं है। तो सही आंसर क्या बनेगा आपके लिए? डी। आपको 3 याद रखने हैं। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी, लोथल की खोज SR राव और सुरकोटदा की खोज JP जोशी। चीजों को याद रखना। आगे चलते हैं 406, निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था? हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किसने किया था? दारा शिकोह, विजयनगर शासक ने, फैजी ने या ताजुल माली ने? फटाफट, नहीं सी नहीं बनेगा, आंसर बनेगा ताजुल माली ने। जी हाँ, किसने? ताजुल माली ने। निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था? देखो विजयनगर जो था इसकी मूल भाषा थी तेलुगु, तो ये किसी भी चीज को फारसी में कन्वर्ट करवाएगा ही क्यों? करवाएगा तो तेलुगु में करवाएगा अपनी भाषा के लिए, समझ रहे ना? तो क्योंकि विजयनगर की मूल भाषा क्या थी? तेलुगु थी। ठीक है। नेक्स्ट, अष्टप्रधान नामक मंत्री परिषद होती थी गुप्त शासक में, विजयनगर में, चोल शासन में या मराठा शासन में? अष्टप्रधान नामक मंत्री परिषद होती थी कहाँ? सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, मराठा शासन में। कहाँ होती थी? मराठा शासन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित विद्याओं में माहिर थी?
इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी। दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित, आयुर्विज्ञान आदि विद्याओं में माहिर था कर दो इसे, है ना, थी नहीं चलेगा, माहिर था। और सही आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बनेगा। ठीक है, अब देखो चीज को याद रखना, मोहम्मद बिन तुगलक क्या था, माहिर था किन चीजों में, इन तीनों में, है ना, आयुर्विज्ञान, गणित और खगोल शास्त्र। प्रश्न को याद रखना। प्रश्न है नेक्स्ट आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है, तो बड़े आराम से आप बता देंगे कौन है, अमीर खुसरो। ये क्वेश्चन है भी आसान। ठीक है, नेक्स्ट, वर्ष 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। देखिए ऐसे प्रश्न परेशान करते हैं, ये परेशान करने वाला ही है। वर्ष 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, फटाफट सोचे। तेलंगाना, मालाबार, विदर्भ या मराठवाड़ा। तो सही आंसर जो बनेगा वो है मालाबार में। जो 1921 का मोपला विद्रोह था कहाँ हुआ था सर, मालाबार में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट है आपके पास, किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। तो बड़े अच्छे से हम जानते हैं कि किसने किए थे सर जी, पुर्तगालियों ने किए थे सबसे पहले व्यापारिक संबंध हमारे साथ। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं तो प्रश्न है, भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश किसका है। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश किसका है, तो अणु ऊर्जा, जल ऊर्जा, तीनों के बराबर अंश है, और तीसरा था ऊष्मीय थर्मल ऊर्जा। तो सही आंसर है हमारे पास ऊष्मीय थर्मल ऊर्जा। ठीक है ना, हम जिससे ऊर्जा प्राप्त कर रहे हो क्या है, सबसे बड़ा अंश किसके पास है, ऊष्मीय ऊर्जा के पास है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना किस राज्य में है। भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में है, तो सही आंसर होगा गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना किस राज्य में स्थित है, तो सही आंसर क्या बनेगा सर जी, गुजरात में है। नेक्स्ट है, नाथुल्ला दर्रा जिन देशों के बीच सीमा पार व्यापार के लिए पुनः खोला गया वह भारत और बांग्लादेश, भूटान, चीन और नेपाल कौन सा है। नाथुल्ला दर्रा, देखो नाथुल्ला दर्रा का जो संबंध है वो चीन से है। किससे है, चीन से है, याद रखना यहाँ पर। तो भारत और चीन सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट, पृथ्वी के तरल अभ्यंतर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर है प्लाज्मा, बाष्पीकरण गैस, शयन गैस या शयन द्रव या ठोस। पृथ्वी के तरल अभ्यंतर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर कैसा है, शयन द्रव है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। तो प्रश्न थोड़े से ऐसे भी आएंगे जो आपके कम पढ़े हुए होंगे या कभी पढ़े हुए नहीं होंगे। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है, कोई एक है जिसे आप मैच कर सकते हैं, बताइए कौन सा। आर्द्र शीत ऋतु, शुष्क ग्रीष्म ऋतु, इटली। वर्ष भर आर्द्र, सूडान। आर्द्र ग्रीष्म ऋतु, शुष्क शीत ऋतु, ईरान। वर्ष भर शुष्क, चिली। कोई एक सही है, ये क्या लिखे हैं, इनके वेदर लिखे हुए हैं, ये देश लिखे हुए हैं। तो किस देश का वेदर कैसा रहता है उसकी बात करी गई है, तो कोई एक सही है, कौन सा सही है, तो सही है इसमें ऑप्शन नंबर ए। आर्द्र शीत ऋतु और शुष्क ग्रीष्म ऋतु रहती है कहाँ, इटली, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट, यह बात कर रहा है निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है, कोई एक सुमेलित है, बताइए कौन सा। लाहौर सतलज नदी के किनारे, नहीं। कीव डॉन नदी, बेलग्रेड सीन नदी, नहीं। ये सही है, हैम्बर्ग एल्ब नदी, बिल्कुल सही है। हैम्बर्ग कौन सी नदी किनारे, एल्ब नदी के किनारे है, तो ऑप्शन नंबर ए। अब देखो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि तुम्हारे यहाँ की गंगा यमुना सरस्वती बह रही हो और उनके किनारे कौन से बसे हुए हैं, तुम बता देगी सरयू नदी तो अयोध्या, नहीं आते, कई बार इस तरह से आएंगे और ये लिटरली टफ है अगर नहीं पढ़ा है तो।
ये लिटरली टफ है अगर नहीं पढ़ा है तो, ठीक है ना। बिल्कुल कई बार तो ऐसे प्रश्नों को पढ़ने का ही मन नहीं करेगा एग्जाम के अंदर, अरे यार क्या ही आ गया, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान रखना थोड़ा सा। नेक्स्ट, निम्नलिखित रंगों के बीच आंख की सुग्राहता किन के लिए सबसे अधिक होती है? लाल रंग एवं हरा रंग, हरा रंग एवं पीला रंग, नारंगी एवं पीला, पीला एवं हरा। बताइए, जो आपकी आंख सबसे ज्यादा आराम फील करती है, जो सुगमता रहती है, वह कलर इनमें से कौन सा है? तो हरा और पीला, हरा और पीला, याद रखना पीला और हरा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर बनेगा, ठीक है। अच्छा दोनों सेम हो गए, चलिए इधर उधर हो गए खाली, तो दोनों में से कोई सा भी हो, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, जंग लगने से लोहे का भार बढ़ता है, घटता है, वही रहता है या अनिश्चित रहता है? तो इसका भार बढ़ जाएगा, जंग लगेगा तो वेट ज्यादा होने लगेगा लोहे का। नेक्स्ट बताइएगा, किस भारतीय नगर में पहला डायनोसोरियम खोला गया है? किस नगर में पहला डायनोसोरियम खोला गया है? मुंबई, हैदराबाद, जालंधर या अहमदाबाद? तो सही आंसर क्या होगा? अहमदाबाद। अहमदाबाद में पहला डायनोसोरियम खोला गया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर बनेगा। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 421 पर, संघीय सरकार के बजटों में राजकोषीय घाटे के बड़े भाग की पूर्ति की जाती है। संघीय सरकार के बजटों में राजकोषीय घाटे के बड़े भाग की पूर्ति की जाती है। तो कर आगम से, विदेशी उधारों से, घरेलू उधारों से या कागजी मुद्रा छाप कर? तो बड़े अच्छे से बताइए। प्रश्न है, संघीय सरकार के बजटों में राजकोषीय घाटे के बड़े भाग की पूर्ति की जाती है। तो याद रखना ये ऑप्शन नंबर बी सही आंसर बनेगा, घरेलू उधारों से। ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट, पूर्वी एशिया में सर्वाधिक घनी आबादी वाला देश? पूर्वी एशिया में सर्वाधिक घनी आबादी वाला देश कौन सा है? चीन, उत्तरी कोरिया, जापान या दक्षिण कोरिया? पूर्वी एशिया में सर्वाधिक घनी आबादी वाला देश कौन सा है? फटाफट बताइए, पूर्वी एशिया में सर्वाधिक घनी आबादी वाला क्षेत्र या देश कौन सा है? तो आप लगाइएगा दक्षिण कोरिया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। पूर्वी एशिया की बात कर रहा है आपसे, एशिया की नहीं। एशिया की बात करेगा तो आप चीन और भारत जैसे देशों को पकड़ेंगे, ठीक है। बात आगे चलते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो बड़ा ही आसान प्रश्न पूछ लिया, सब जानते हैं इसका आंसर क्या होगा, उत्तर प्रदेश, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? प्रश्न आपके सामने पढ़िए। पराग्वे, पंपास, संयुक्त राज्य अमेरिका, मनीटोबा, मोरक्को, एटलस पर्वत, ऑस्ट्रेलिया, हिमालय। बताइए सही आंसर क्या बनेगा? पढ़ के देखें एक बार, समय लें। देखिए सही आंसर है सी, यही सही सुमेलित है, मोरक्को, एटलस पर्वत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं तो ये थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, आंसर सोच के दें कि कौन सा सही सुमेलित होगा। एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान है और एक तरफ आपके राज्य है, जरा मैच करके बताइए, टेक योर टाइम पर मैच करके बताइए क्या आंसर बनना चाहिए इसका। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। देखो बड़े आराम से, काजीरंगा कहाँ है और गुजरात कहाँ, गुजरात में क्या है? गिर। तो ये दो ही कंफर्म कर रहे हैं आंसर। देखो ए का 1, बी का 4, ये कंफर्म कर दिया इन्होंने। अब आगे तो आप सीधे सीधे चलो, सी का 2, हाँ ऐसे भी कर लो। ये है उत्तराखंड का कार्बेट, डी का 3, मध्य प्रदेश में क्या बचा? अब कान्हा बचा। तो बड़े आराम से आप इसे मैच कर सकते थे, सारे ही आसान थे वैसे तो, सारे के सारे ही आसान दे दिए इसके अंदर, टफ नहीं है एक भी। इसलिए आगे बढ़ते हैं। निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है? निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है, बताइए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा,
प्रधानमंत्री द्वारा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर, राष्ट्रपति द्वारा, या भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखिए निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर, राष्ट्रपति के द्वारा। हटेगा राष्ट्रपति से ही, पर उसकी परामर्श कौन देगा? मुख्य निर्वाचन आयुक्त देगा। नेक्स्ट है 427, निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? तो सही आंसर है आर्टिकल 40, अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। कौन से आर्टिकल में? चारों आर्टिकल आपके पास हैं, एक बार रीड करें और बताएं। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना इनमें से किस आर्टिकल में की गई है? पढ़ें और बताएं। टेक योर टाइम, पढ़ें और बताइए आंसर क्या बनेगा। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर है। अनुच्छेद 268 से 281, इसे याद रखना आप। 268 से 281 तक किस चीज की चर्चा हो रही है? आर्थिक संबंधों की। किस किस के बीच? केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो आर्थिक संबंध है वो 268 से 281 के बीच देखे जाएंगे। नेक्स्ट 429 में निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? फटाफट बताइए। बिल्कुल सही है, एन गोपाल स्वामी और अलादी कृष्ण स्वामी, इसलिए आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर बनेगा। ठीक है ना, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है? तो ये बड़ा आसान प्रश्न बन गया। ठीक है ना, कितने दिन पहले? 14 दिन पहले। नेक्स्ट बताइएगा, अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया। प्रश्न तो ये सबको याद है कि भैया अकबरनामा किसने अनुवादित किया? अबुल फजल ने, है ना। लेकिन कितना समय लगा उसे इस काम को करने में? उसे लगे थे पूरे 7 साल, 7 वर्षों का समय लगा था। कितने वर्षों का? 7 वर्षों का समय लगा था। ऑप्शन नंबर 7 इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? फटाफट। जब बंगाल का विभाजन हुआ था उस समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर थे सर एंड्रयूज फ्रेजर। ऑप्शन नंबर ए, सर एंड्रयूज फ्रेजर, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए 433, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था कौन सा था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था तो वो था अमृतसर अधिवेशन 1919। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर बनेगा, अमृतसर अधिवेशन 1919। नेक्स्ट चलते हैं 434 की तरफ। लिखा है इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? एम के गांधी, महादेव देसाई, अल्बर्ट बेस्ट या मनसुख लाल नजर? तो देखो इंडियन ओपिनियन के जो प्रथम संपादक थे वह थे मनसुख लाल नजर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट चलते हैं, प्रश्न को याद रखना, इंडियन ओपिनियन की बात कर रहा है। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? द मैन हु डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? ये तो काफी फेमस प्रश्न है, आंसर दीजिए। बहुत ही फेमस है, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए।
राफिक जकारिया, ऑप्शन नंबर सी, ये बहुत ही फेमस है। राफिक जकारिया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा? बढ़िया प्रश्न है। तो ये कहा था एलन कैंपबेल जॉनसन ने, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न को फिर से देखें, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? तो किसने कहा था? एलन कैंपबेल जॉनसन। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण का कारण हो सकता है? किस चीज का कारण यह हो सकता है? बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन डी, बिल्कुल तेजी से त्वचीय कैंसर, स्किन कैंसर इससे हो सकता है। अगर ये आपकी बॉडी पर डायरेक्ट पड़ती हैं तो क्या हो सकता है? स्किन कैंसर हो सकता है। अस्पताल के निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होगी? बताइए किस विभाग में कैथ लैब होती है? पैथोलॉजी विभाग में, शल्य चिकित्सा विभाग में, कार्डियोलॉजी विभाग में, या न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग में? तो आपकी जो कैथ लैब होगी ये हमेशा कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में होगी। किस में होगी? कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में होगी, ऑप्शन नंबर सी में होगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोट पदार्थ नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोट पदार्थ नहीं है? तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्मिक विस्फोट पदार्थ नहीं है। बाकी ये तीनों विस्फोट पदार्थ है, नाम पढ़ लेना एक बार अच्छे से। ये तीनों क्या है? आपके विस्फोटक पदार्थ है। फिलहाल आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, 440 पर आ गए। होमी भाभा पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? होमी भाभा पुरस्कार फटाफट बताइए। ये दिया जाता है सैद्धांतिक भौतिकी के लिए। किसमें? सैद्धांतिक भौतिकी, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। होमी भाभा पुरस्कार की बात कर रहा है, किस क्षेत्र में दोगे? सर ये दिया जाएगा आपका सैद्धांतिक भौतिकी, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट है, बिनार बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? बिनार बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? जीर्णोद्धार का मतलब होता है कि उस झील को रिपेयर कराया था, ठीक है ना। तो बताइए किसने कराया था? सर अशोक ने किया था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बनेगा। औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी? औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान या दी थी? ये दी थी जहां आरा को। किसे दी थी? जहां आरा को, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट है प्रश्न, कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता है? कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता है? तो ये कहलाते हैं शेख निजामुद्दीन औलिया। कौन है? शेख निजामुद्दीन औलिया, सही आंसर है। हाँ, नेक्स्ट, विश्व में निम्नलिखित देशों में कुल रेलवे लंबाई की दृष्टि से सही अवरोही क्रम बताइए। मतलब रेलवे लाइन के अनुसार आपको क्रम बताना है, तो जरा बताइए। और वो भी अवरोही। अवरोही का मतलब समझते हो? पहले वो बताओ जिसमें रेलवे लाइन सबसे ज्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर सबसे कम। आंसर बनेगा डी, सबसे ज्यादा संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर कनाडा, फिर भारत, फिर जर्मनी, ठीक है ना। क्या हुआ? नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, भारत और फिर जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर देंगे। नेक्स्ट, प्रश्न का आंसर, निम्नलिखित में से कौन एक देश बहुत महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए जाना जाता है? हाँ बिल्कुल सही आंसर है,
कनाडा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर बनेगा। तो फिर नेक्स्ट चलते हैं तेजी से। लिखा है सूची 1 और सूची 2, एक तरफ अभियान है और एक तरफ ईयर है। मैच करके बताइए कहां से कौन ईयर मैच हो रहा है। सर्व शिक्षा अभियान कब आया था, फटाफट बताइए। सर्व शिक्षा अभियान कब लॉन्च हुआ था? अरे नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी का टाइम था सन 2000 से 2001। तो ए का थ्री किस में है? केवल एक ही ऑप्शन में है, आखिरी वाले में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बन जाएगा। बाकी का आप एक बार मैच जरूर कर लें। जैसे साक्षर भारत 2009, फिर बात कर रहा है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988। सही है ना? चलिए नेक्स्ट बताइए प्रश्न का आंसर क्या बनेगा। 447 है, ये थोड़ा छोटा दिख रहा होगा या कम दिखे, थोड़ा सा एडजस्ट करना क्योंकि डिस्प्ले पा नहीं पाता। एक तरफ सूची 1 और सूची 2 है, ठीक है ना? तो बताइए कहाँ से क्या बनेगा। एक तरफ तूफान वगैरह के नाम है, ये टाइकून, हेरिकेन, ये सब क्या है? यहाँ के तूफान वगैरह है। और कौन से देश से संबंधित है? सामने वो है। तो बताइए कौन सा किससे संबंधित होगा। अगर हम बात करें बिली की, तो ये कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का। तो ए का 2 केवल एक ही ऑप्शन में, एक इसमें और एक इसमें, तो या तो आंसर बी होगा या डी होगा। अब आगे चलकर मैच करना पड़ेगा। हरिकेन कहाँ का है? संयुक्त राज्य अमेरिका का है, तो दोनों सही है। अब अगला और चेक करना पड़ेगा, यहाँ से कंफर्म हो जाएगा, ठीक है ना? तो टाइफून चीन का है, तो सी का 4, तो सी का 4 कौन से में? बी, ऑप्शन बी आंसर बनेगा। नहीं बी, 3 का 4 है ना, तो सी का 4। आगे बचा आगे, अब इसके तो फिलीपींस है, तो आंसर क्या बना? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है, तो हम जानते हैं ये किसे करती है। तो बड़ा आसान सा प्रश्न था, भारत और पाकिस्तान के बीच के। भारत सरकार द्वारा घोषित ABC सूचकांक का संबंध किससे है? ABC सूचकांक का संबंध किससे है? कृषि से, स्वास्थ्य से, संचार से या शिक्षा से? सही आंसर है कृषि से। भारत सरकार द्वारा घोषित ABC सूचकांक का संबंध किससे है? कृषि से। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट, और ये आखिरी प्रश्न भी है। भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें शिशु जनसंख्या का प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम है? तो सही आंसर है हरियाणा, ठीक है ना? कौन सा आंसर सही है? हरियाणा। प्रश्न समझ लो, भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें शिशु जनसंख्या का प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम है? तो क्या आंसर लगाएंगे आप? हरियाणा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर बनेगा। चलिए तो रुक जाते हैं इस पर।